हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएल 2021 के लिए प्रीवियस पेपर क्वेश्चन को, और आज बात करेंगे अरिथमेटिक सेक्शन के बारे में। इससे पहले अरिथमेटिक की एक क्लास हो चुकी है, तो ये पार्ट 2 क्लास है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो ऊपर आई बटन के अंदर उसका लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये क्लास आपको काफ़ी हेल्प करेगी अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की, क्योंकि वहाँ पर 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं अरिथमेटिक सेक्शन से। तो इस क्लास में बात करेंगे कंसेप्ट के बारे में भी और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे थॉरली। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका अरिथमेटिक वीक है, तो वो कैसे तैयारी करे कि वो एटलीस्ट इस सेक्शन में 10 मार्क्स सिक्योर कर पाए 25 मार्क्स में से, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो क्या है। फॉर विच मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के इज द नंबर 7316K24 डिविजिबल बाय 6। मतलब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में गिवन है, आप देख सकते हैं। यहाँ बोला गया है कि के की किस वैल्यू के लिए ये जो नंबर है ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 6 से। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ज़रूर से एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझो कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो 7316K2 और 4, हम चाहते हैं कि ये नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए 6 से। देखो 6 से डिवाइड करने के लिए क्या होता है, इसका होता है डिविजिबिलिटी रूल। अगर आप कोई नंबर 6 से डिवाइड करना चाहते हैं तो वो नंबर 2 और 3 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए, बिकॉज जो 6 है वो क्या है, 2 और 3 का क्या है, मल्टीपल है। तो यहाँ पर 2 और 3 क्या है, फैक्टर्स हैं 6 के। इट मीन्स जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इस नंबर को डिवाइड करना चाहती हूँ 2 से, तो 2 से डिवाइड करने की कंडीशन क्या होती है कि इसकी जो लास्ट डिजिट है वंस प्लेस वाली वो इवन होनी चाहिए। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है, 4 है, मतलब ये 2 से डिवाइड कर जाएगा। लेकिन 3 से डिवाइड करने के लिए क्या होता है कि जो भी नंबर है उसकी सभी डिजिट्स का सम करने पर अगर जो सम है वो डिवाइड होता है 3 से, तो ही वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हमें यही चेक करना है क्या इन सभी डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो इसके लिए सिंपल क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे समझो, मैं चाहती हूँ 7316K24 को डिवाइड करना 3 से। तो यहाँ पे एक बार देख लो कैसे करना है आपको, एग्जामिनेशन में कितनी फास्ट तरीके से आप इसे कर सकते हो। हम चाहते हैं इसको डिवाइड करना 3 से, बिकॉज 2 से तो हो ही जाएगा ये। ठीक है, अब 3 के लिए क्या करना है, अब देखो यहाँ पर 7 + 3 + 2 कितना हो गया, 7 + 3 10 + 2 12। तो 12 को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से, तो आप इसे ऐसे डायरेक्टली काट सकते हो। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 6 को हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं 3 से। इट मीन्स हमने ये सभी डिजिट्स काट दी। अब क्या बचा यहाँ पर, K 1 और 4। तो हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर जो है उसका सम डिवाइड होगा 3 से, तो वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो देखो यहाँ पर बचता है एंड में 6 + 1 + 4। अगर मैं चाहती हूँ इसको डिवाइड करना 3 से, तो मैं K की क्या वैल्यू सेट करूँ कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए 3 से। देखो यहाँ पर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई है, तो मैं अगर K की वैल्यू 1 रखती हूँ, 1 + 1 + 4, तो आंसर आएगा मेरा 6। सम आ गया 6 और 6 डिवाइड बाय 3 डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मुझसे यहाँ पर पूछी है K की मैक्सिमम वैल्यू, तो मैं यहाँ पर 1 ना रख के कोई और वैल्यू पे रख कर देख सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ क्या, 7 वैल्यू, 4 + 1 + K की वैल्यू यहाँ पे हो गई 7, तो यहाँ पे ऐड करूँगी तो कितना आएगा, 7 + 4 11 और एक 12 आ गया। अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ K की वैल्यू 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 + 1 एंड K = 8 है यहाँ पे आ जाएगा 13। और अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ 9 वैल्यू K की, तो 4 + 1 प्लस में 9 विच इज़ इक्वल टू 14। तो आप देख पा रहे हो कि 12 को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से, 13 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं और 14 को भी डिवाइड नहीं कर सकते। इट मीन्स मेरे पास 2 ऐसे ऑप्शंस हैं जो K की वैल्यू हो सकती है, 1 भी और 7 भी। लेकिन हमसे पूछिए मैक्सिमम वैल्यू, तो इट मीन्स यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, K = 7। अगर हम वैल्यू रखेंगे
तो ये नंबर जो है वो 6 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। एक बार फिर समझते हैं कैसे किया मैंने ये क्वेश्चन। सिंपली आपको ये देखना, जो भी नंबर यहाँ पर है, अगर वो नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो उस नंबर को डिवाइड कर पा रहे हैं तो वो नंबर भी उसको डिवाइड कर पाएगा। तो यहाँ पर 6 के 2 फैक्टर होते हैं, 2 और 3, तो 2 से ये नंबर डिवाइड हो गया क्योंकि यहाँ पर क्या है, इवन डिजिट है वंस प्लेस पे। लेकिन 3 से चेक करने के लिए हमने क्या किया, हमने देखा कि क्या इन सभी नंबर्स का जो सम है वो डिवाइड होता है 3 से या फिर नहीं। तो उसके लिए हमने सिंपली क्या किया, जो नंबर्स कट रहे थे उन्हें काट दिया। जैसे कि यहाँ पे 7 + 3 10 और +2 12 कट दिया और 6 भी काट दिया। यहाँ बचा 1 k और 4। अब इसका सम करने पर हमें डिवाइड करना है 3 से, तो हम k की क्या वैल्यू सेट करें कि जो सम है वो डिवाइड हो जाए 3 से। तो यहाँ पर हमने k = 1 रखा, 7 रखा, 8 और 9। तो यहाँ पर जो k की मैक्सिमम वैल्यू आई है वो है 7। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में करवाती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ चाहे हम 5 क्वेश्चन ही करें पर ढंग से करें, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है बार ग्राफ से, मतलब DI से, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिनका अर्थमेटिक सेक्शन कमज़ोर है तो उनका मेन फोकस DI पे होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपको फ्री के नंबर मिलते हैं। यहाँ पर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, कोई लॉजिक नहीं लगाना, डायरेक्टली आपको यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ना है, इंटरप्रेट करना है और सिंपल यहाँ पे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप नंबर ले सकते हैं। तो DI आपको ध्यान से करनी है, आपके डेफिनेटली नंबर यहाँ पर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो जिनका मैथ्स कमज़ोर है वो यहाँ पर खास ध्यान दो। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैं सिंपल तरीके से इसका आंसर निकालूंगी विदाउट एनी हार्ड कैलकुलेशन। देखो यहाँ पर क्या है, द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल हु पार्टिसिपेटेड इन कल्चरल एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स इन द ईयर 2018. फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन कल्चरल एक्टिविटीज टू दैट ऑफ स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है रेशियो से। अक्सर DI के अंदर रेशियो और परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे एक बार ग्राफ गिवन है जिसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो कल्चरल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेशन हुआ है उसको दिखाया गया है। तो यहाँ बताया है कि जो डार्क कलर है वो है आपकी कल्चरल एक्टिविटीज़ और जो लाइट कलर है वो है आपके स्पोर्ट्स का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 6th 7th 8th 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के बीच में यहाँ पर बार ग्राफ बनाया गया है। हमें क्या निकालना है, आपको सिर्फ उस पर ध्यान देना है, क्वेश्चन पढ़ना है, बार ग्राफ समझना है और उसके बाद जो निकालना है उस पर फोकस करना है DI के अंदर। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, देखो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन कल्चरल एक्टिविटीज टू दैट ऑफ स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे आपको निकालना है रेशियो बिटवीन द स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन कल्चरल एक्टिविटीज टू द स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स। तो ये आपको बेसिकली क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। ये बेसिकली है क्या, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कल्चरल एक्टिविटीज़ में भाग लिया उनका रेशियो आपको निकालना है उन स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने स्पोर्ट्स में भाग लिया। तो किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, देखो यहाँ पे आपको देखना है कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया है। तो देखो यहाँ पे देखो ग्राफ के अंदर जो डार्क वाले हैं ये हैं आपके कल्चरल एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे देखो 6th 7th 8th 9th और 10th क्लास के अंदर आपको जो ग्राफ दिख रहा है डार्क कलर का वो है कल्चरल एक्टिविटीज़ वाला बार। तो यहाँ पे 20 15 40 65 और 40 इन सबको आप ऐड कर देंगे तो आपके पास वो बच्चे आ जाएंगे जिन्होंने कल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पे हमें करना है 20 प्लस में 15 प्लस में 40 प्लस में 65 एंड प्लस में 40 इन सबको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएंगे वो स्टूडेंट जिन्होंने कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया। और यहाँ पे वो बच्चे निकालेंगे जिन्होंने स्पोर्ट्स में पार्ट लिया। तो वो कौन से हैं, देखो वो यहाँ पर है 45 55 40 45 एंड 15। तो यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं 45 55 40 45 एंड 15 इन सबको आपस में आपको ऐड करना है, सिंपली ऐड करना और कुछ भी नहीं करना। देखो यहाँ पर 5 और 5 हो गया आपका 10, यहाँ पे 1 कैरी, इसके बाद यहाँ पे 6 + 4 10 4 14 15
16, 17 एंड 180, तो यहाँ पर आ गया 180, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है देखो, 5 और 5 10 और 10 20, यहाँ पे कैरी गया 2। इसके बाद यहाँ पे है 5 + 4 9 + 1 10 और 4 14 और ये 18 19 20, यहाँ पे हो गया 200, ठीक है। तो एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आया है वो आया 180:200, मतलब 180 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट किया और 200 ऐसे बच्चे जिन्होंने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। आपको इन दोनों के बीच में रेशियो निकालना है। तो देखो यहाँ पे सिंपली आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसे काट लीजिए, ये गया यहाँ से, और यहाँ पे 2 9 जा 18 और 2 10 जा 20, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 9:10, ठीक है। तो सिंपल तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया, बिना किसी फॉर्मूला के, बिना किसी लॉजिक के, सिर्फ आपने क्वेश्चन पढ़ा और देखा क्या निकालना है, और यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा। तो DI आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, जिनका वीक है वो ध्यान से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपके नंबर डेफिनेटली सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, इफ 4 + x² = 4x, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - x⁴। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखो, पहले आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी होगी, उसी के बाद हम यहाँ पर 1 - x⁴ कैलकुलेट कर पाएंगे। तो कैसे करते हैं इसको देखो, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो 4 + x² = 4x। अब यहाँ पर x² - 4x इधर ले आए, प्लस का 4 इक्वल टू कर दिया 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पर बनाएंगे इसके फैक्टर्स। तो कैसे बनाते हैं, x², हमें इस तरीके से 4x को तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे तो 4x बन जाए और मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए। तो ऐसे करेंगे इसको, माइनस का 2x और माइनस का 2x प्लस का 4 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर 2 2 जा होता है 4 और -2x इज -4x। तो इस तरीके से हमें इस 4 के फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो 4 आ जाए और प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए, 4x। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ से हम कॉमन लेंगे x, तो यहाँ बचेगा x -2, और यहाँ से कॉमन लेंगे -2, तो यहाँ पे आ जाएगा x -2 = 0। यहाँ पे जो ब्रैकेट्स के अंदर आते हैं ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर -2 कॉमन लिया है। अब देखो यहाँ पर आया x -2 जो इस ब्रैकेट में है, और जो यहाँ बचा x और ये वाला -2, यहाँ पे भी हमें x -2 मिल गया, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0। तो अगर इन्हें इवैल्यूएट करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2, इस तरीके से x -2 = 0। तो x की वैल्यू आ गई 2 यहाँ से। जैसे ही x की वैल्यू 2 आ गई तो हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर है 1 - x की वैल्यू क्या है 2 और इसकी पावर क्या है 4 है। तो 1 - 2 कितना होता है, माइनस का 1 की पावर 4, तो माइनस का 1 की पावर 4 कितना होता है, 1 ही होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने इवन पावर रखी है तो माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल ठीक है, 1 इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, सिर्फ आपको यहाँ पर फैक्टराइज करना है, x की वैल्यू निकालनी है और फिर इस वाले इक्वेशन के अंदर पुट कर देना, तो आपको यहाँ पर वैल्यू ऑफ 1 - x⁴ मिल जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर 1748 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर 2 नंबर का एलसीएम है 1478 और 2 नंबर का एचसीएफ क्या है 4 है। इफ वन ऑफ दीज नंबर इज 76 देन फाइंड द सम ऑफ बोथ द नंबर्स। अगर एक नंबर इनमें से 76 है तो दोनों नंबर का सम कितना होगा। तो सम निकालने के लिए पहले हमको दूसरा नंबर निकालना पड़ेगा, तभी हम सम निकाल पाएंगे। तो कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन देखो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है एचसीएफ और एलसीएम का। अक्सर एग्जामिनेशन में ये टाइप देखने को मिलता है।
तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड एचसीएफ स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या होता है वो फॉर्मूला देखो, अगर आपको 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है तो फॉर्मूला बोलता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, एक मिनट, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जिन 2 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम आपको दिया हुआ है उनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे उन्हीं नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल कर दो, ये फॉर्मूला बोलता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो मैं इसी फॉर्मूले को यूज़ करके इस क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करने वाली हूँ। तो इस फॉर्मूले को नोट कर लो, स्टार मार्क कर लो और अपने नोट्स में ऐड कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, अक्सर एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एलसीएम कितना है 1748 और यहाँ पर एचसीएफ कितना है 4 है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो फर्स्ट नंबर तो 76 है लेकिन सेकंड नंबर हमें नहीं पता, तो मैं यहाँ पे उसको P मान लेती हूँ। ठीक है, मैंने P मान लिया सेकंड नंबर को। अब यहाँ पर हम इसे काटेंगे, तो इसे काटते हैं पहले 4 1 जा 4 और यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। इसके बाद आपको 1748 को काटना है 19 से, तो यहाँ पे काटेंगे इसको। देखो यहाँ पे जाएगा 19, 9 जा कितना होता है आपका, 19 9 जा होता है 171 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 38, तो ये जाएगा 19 2 जा 38। ठीक है, तो कट जाएगा पूरा। तो यहाँ पर 92 जा होता है 1748, तो मतलब यहाँ पे P की वैल्यू आ गई 92। इट मीन्स यहाँ पे सेकंड नंबर 92 है और फर्स्ट नंबर 76 है। बस सिंपली आपको इन दोनों का सम कर देना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो सम कितना आ जाएगा आपके सामने, सम आ जाएगा 92 प्लस में 76, इनको ऐड करेंगे, 6 + 2 8 एंड 9 + 7 is 16, 168 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लो। ऐसे भी कर सकते हैं, आपके सामने ये नंबर्स दोनों गिवन है, एचसीएफ गिवन है, एलसीएम गिवन नहीं है। आप इसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज़ करके। तो आपके पास यहाँ पे होते हैं टोटल 4 वेरिएबल्स, इनमें से एक को मिस कर देंगे और उसकी वैल्यू आपसे पूछ लेंगे, 3 आपको दे देंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आपसे किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, कबीर ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस, पार्ट ऑफ द डिस्टेंस बाय ट्रेन एंड पार्ट बाय बस। तो ये क्वेश्चन है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन लंबा है लेकिन इसका आंसर इतना लेंदी नहीं है। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो डेफिनेटली आप इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, कबीर को ट्रैवल करना है 300 किलोमीटर का डिस्टेंस अपने घर से, और उसने कुछ डिस्टेंस का जो पार्ट है वो ट्रैवल करा है ट्रेन से और कुछ पार्ट ट्रैवल किया है बस से। अब यहाँ पर 2 केस दिए हुए हैं, देखो। इफ़ ही कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर बाय बस एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस बाय ट्रेन ही टेक्स 4 आवर्स। मतलब अगर वो अपनी जर्नी का 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है बस से और बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रैवल करता है ट्रेन से, तो उस केस में उसे टोटल 4 आवर्स लगते हैं। और अगर वो सेकंड केस के अंदर कवर करता है अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर बाय बस और रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करता है ट्रेन से, तो उस केस में ही टेक्स 10 मिनट्स मोर। मतलब 4 घंटे के बाद उसे 10 मिनट और लग जाएंगे। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला केस है, यहाँ पे 4 आवर्स और 10 मिनट्स मोर, मतलब क्या है कि 4 घंटे 10 मिनट का टाइम यहाँ पे लगेगा। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन है उसकी स्पीड क्या होगी किलोमीटर पर आवर में। आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से हम आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। तो मुझे यहाँ पर स्पेस कम लग रहा है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसका आंसर सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सॉल्व करना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है ये जो क्वेश्चन है ये है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसी फॉर्मूले से सभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के। यहाँ पे आपको 2 पैरामीटर्स गिवन होते हैं और एक आपको निकालना होता है। आपको क्वेश्चन पढ़ के ये आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके से इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं टाइम का फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। इस तरीके से हम टाइम को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की, यहाँ बोला गया है फर्स्ट केस के अंदर जो डिस्टेंस है वो है 60 किलोमीटर जो बस से ट्रैवल किया गया है, और रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रेन से ट्रैवल किया गया है, और यहाँ पर टोटल 4 आवर्स लगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो बस की स्पीड है, स्पीड ऑफ बस को मान लेते हैं S1 और स्पीड ऑफ ट्रेन को मान लेते हैं S2, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाए। तो स्पीड ऑफ बस S1, स्पीड ऑफ ट्रेन S2। अब यहाँ पर बनाते हैं इक्वेशन। देखो 60 किलोमीटर बाय बस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 60, ट्रैवल किया है बस से मतलब S1 स्पीड से, तो ये हो गया टाइम। इसके बाद हमने बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया है ट्रेन से, तो रिमेनिंग कितना होगा, टोटल कितना है 300 किलोमीटर, ठीक है। टोटल है 300 किलोमीटर। तो यहाँ पे अगर हम 60 बस से चल लिए तो बाकी बचा 240। तो यहाँ पे जो 240 डिस्टेंस है ये हमने ट्रैवल किया ट्रेन से, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ ट्रेन आ गया। तो इन दोनों का जो टाइम है मिला के लगा कितना 4 आवर्स, ठीक है। तो बस से और ट्रेन से ट्रैवल करने में टाइम लगा टोटल 4 आवर्स। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की। यहाँ पर हमने क्या किया कि 100 किलोमीटर हम चले बस से और बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस चले ट्रेन से, टाइम लगा टोटल 4 आवर्स 10 मिनट्स। तो यहाँ पे देखो क्या है, 100 चलना है बस से, और जो रिमेनिंग है मतलब 300 माइनस 100 तो कितना हो गया 200 जो है वो चलेंगे ट्रेन से, और यहाँ पर जो टाइम है वो है 4 आवर्स 10 मिनट्स। तो यहाँ पर 4 प्लस 10 मिनट्स को भी हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो मिनट्स को आवर्स में करने के लिए मिनट्स को डिवाइड कर देंगे 60 से। तो यहाँ पर इसे हम काट लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1/6 एंड दैट इज एलसीएम लेके 25 अपॉन में 6। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करके हम निकालेंगे यहाँ से स्पीड ऑफ ट्रेन, S2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखो इसे हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में से अगर मैं 60 कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन S1 प्लस में यहाँ बचेगा 4 और अपॉन में आ जाएगा S2 इक्वल टू आ जाएगा 4। तो यहाँ पे इसे काट लेते हैं 1 से, ये कट जाएगा 15 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो 1 अपॉन S1 प्लस में 4 अपॉन में S2 इक्वल टू 1/15, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो इक्वेशन नंबर 1 से आया। इक्वेशन नंबर 2 में क्या करा हमने, यहाँ पे कर लेते हैं, यहीं पर ही हम 100 कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकाला तो यहाँ पे आ गया 1 अपॉन S1 प्लस में 2 अपॉन S2 और इक्वल टू में यहाँ पर है 25 अपॉन में 6। अब इसे काट लेते हैं, ये गया 1 से, ये गया 4 से, ठीक है, 4 से। और यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे आएगा आपके पास 1 अपॉन में S1 प्लस 2 अपॉन में S2 इक्वल टू 1 अपॉन में जो 4 है यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे भेज दिया इधर 6 के पास 24। तो यहाँ पे हमने दोनों इक्वेशन को रिड्यूस कर लिया। अब देखो यहाँ पर 1/S1 इक्वेशन नंबर 1 में भी है और 1/S1 इक्वेशन नंबर 2 भी है, इससे हम इसे इक्वेट कर लेंगे। तो अगर मुझे 1/S1 की वैल्यू निकालनी है इक्वेशन 1 में तो क्या आ जाएगा 1/15 माइनस का 4/S2। तो इक्वेशन 1 से आया 1/15 माइनस का 4/S2 और यहाँ से आ जाएगा 1/24 माइनस का 2/S2। तो इन दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे बिकॉज ये 1/S1 की ही वैल्यू है। तो यहाँ पे आ गया 1 अपॉन
24 माइनस में 2 अपॉन में S2, इस तरीके से हमने लिखा। अब देखो सिंपली आपको इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। तो यहाँ पे इसे और सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हम कर लेते हैं 1/15 और माइनस का हो गया 1/24 और इधर हो गया ये बन गया प्लस का 4/S2 और यहाँ पे माइनस का ऑलरेडी है 2/S2। तो यहाँ पे होगा इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 120 इसका एलसीएम। 15 के टेबल में 120 आता है 8 पे और 24 5 का होता है 120 विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे S2 इसका एलसीएम आएगा। 4 - 2 कितना होता है 2 होता है। यहाँ पे आ गया 3 अपॉन में 120 इक्वल टू 2 अपॉन में S2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसे हम यहाँ से काट लेते हैं। ये जाएगा 3 4 जा 12 और 40 पे इस तरीके से। और यहाँ पे S2 की वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने में। S2 इज इक्वल टू हो गया आपका 80। 2 × 40 कितना हो गया 80। तो यहाँ पे S2 की वैल्यू आ गई 80 और S2 क्या था, S2 है स्पीड ऑफ ट्रेन। तो यही हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे देखो जो आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 80 km/h इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से सॉल्व होगा। थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत ही आसान है। अगर आपकी कैलकुलेशंस फास्ट है तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो और एक्यूरेट निकाल सकते हो। सिर्फ हमने एक ही फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पर, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यहाँ पे हमने 2 इक्वेशन फॉर्म करी, उनको सॉल्व किया और स्पीड ऑफ ट्रेन को कैलकुलेट कर लिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर किसी में डाउट है तो कमेंट में बता सकते हैं आप। और अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और सभी के साथ शेयर भी कर लीजिए। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये भी अगेन DI से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन से आपको अभी तक 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं। तो यहाँ पे आप अपने नंबर सिक्योर कर सकते हैं। अरिथमेटिक में जिनको डर है वो DI ज़रूर से करके आना, यहाँ पे आपके नंबर आराम से आ जाएंगे बिना किसी टेंशन के। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करते हैं। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स कंसिस्टिंग ऑफ 50 नेम्स एंड 50 सरनेम्स टेकन फ्रॉम अ टेलीफोन डायरेक्टरी आर गिवन इन द टेबल। तो यहाँ पर क्या है, आपके सामने एक टेबल गिवन है जिसके अंदर डेटा अवेलेबल है। डेटा किस चीज़ का है, यहाँ पे एक टेलीफोन डायरेक्टरी में से 50 नाम लिए गए हैं और 50 सरनेम लिए गए हैं जिनको यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पे इस टेबल में बेसिकली है क्या, यहाँ पे नेम्स है और सरनेम्स है। और यहाँ पे इस टेबल के अंदर क्या किया गया है, नेम्स में और सरनेम में जो नंबर ऑफ लेटर्स है उनका जो नंबर है उसके बेसिस पे यहाँ पर इनको डिवाइड करा गया है और उनकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पर लिखी गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो नेम्स है जिनके अंदर 1 से लेके 4 लेटर है वो कितने हैं, 5 ऐसे नाम हैं। और सरनेम कितने हैं, 0 है। इस तरीके से यहाँ पर पूरा टेबल बनाया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ नेम्स विद लेस देन 13 लेटर्स एंड द नंबर ऑफ सरनेम्स विद लेस देन 10 लेटर्स। अगर आपको ये टेबल पढ़ना आ गया ना तो इसका आंसर आप विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं। इतना आसान है। यहाँ पे देखो सिंपल क्या बोला गया है, यहाँ पे समझो बहुत ही आसान है। ये देखो यहाँ बोला गया है कि हमें डिफरेंस निकालना है, मतलब हमें सिर्फ माइनस करना है। अब किस में से क्या माइनस करना है, देखो हमें यहाँ पर जो नेम्स हैं, जो नेम्स 13 लेटर्स से कम वाले नेम्स हैं उन नंबर ऑफ नेम्स में से हमें माइनस करना है वो सरनेम्स जिसके अंदर 10 लेटर से कम लेटर आते हैं। तो बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पर पहले आप ढूंढो वो नेम्स जो 13 लेटर से कम वाले हैं। तो यहाँ पर देखो 1 to 4 वाले आ जाएंगे, 4 to 7 वाले आ जाएंगे और 7 to 10 वाले आ जाएंगे और 10 to 13 वाले भी आएंगे। बिकॉज 13 से 17 लेटर्स तो यहाँ पर है, मतलब जो 13 है वो यहाँ पर इंक्लूड हुआ है, यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर 13 लेटर से कम वाले जो नेम्स हैं वो कितने नंबर में हैं, तो वहाँ पे आप इनको ऐड कर लो। तो 5 + 16 + 18 + 8 इनको आप ऐड कर लो। ये सब वो नाम है जिनके अंदर 13 लेटर्स से कम लेटर्स आते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको ऐड कर देना है किसे, 5 को +16 को +18 को
प्लस 8 को। अब इसमें से हमें माइनस करना है किसे, उन नंबर ऑफ सरनेम को जिसके अंदर 10 लेटर से कम लेटर आते हैं। तो 10 लेटर से कम मतलब यहाँ पर 1 to 4 वाला तो आएगा, यहाँ पे 4 to 7 भी आएगा और 7 to 10 भी आएगा। तो आपको सिर्फ इनको ही आपस में ऐड करना है। 10 to 13 वाला आप ऐड नहीं करेंगे बिकॉज 10 लेटर से कम आपको लेटर्स चाहिए। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 0, 9 और 19। ठीक है, मतलब यहाँ पर 1 to 4 लेटर्स वाले यहाँ पर 0 सरनेम है, 4 to 7 लेटर्स वाले यहाँ पर 9 सरनेम है और 7 to 10 लेटर्स वाले यहाँ पर 19 सरनेम है। तो इन सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखो 0 प्लस में 9 और प्लस में है 19, इन सबको ऐड करेंगे और फिर आपस में करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो ये कितना हो गया, 5 + 16 21, प्लस में ये कितना हो गया, ये हो गया 8 और 8 16 और 2 26। तो यहाँ पर 26 प्लस में 21, माइनस में कितना हो गया यहाँ पर 9 + 19 मतलब 28 हो गया। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, ये हो गया आपका 7, ये हो गया 4, 47 माइनस में 28। तो यहाँ पे आंसर आ गया कितना, 9 और ये हो गया 1। तो 19 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। ठीक है, 19 बिल्कुल ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया। यहाँ पे देखो सिंपली आपको माइनस करना होता है, प्लस करना होता है, डिवाइड, परसेंटेज, रेशियो, यही सब पूछते हैं डीआई में। यहाँ पे कोई फॉर्मूला आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना है। टेबल, ग्राफ या पाई चार्ट अगर है तो उसे समझना है, इंटरप्रेट करना है और आंसर निकाल देना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इज पैरेलल टू CD. Diagonals AC and BD intersect at P if AP is equal to K plus 1, BP is equal to K plus 3, CP is equal to K minus 2 and DP is equal to K minus 1, then find the value of the K. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी और उससे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो क्वाड्रिलेटरल बेसिकली क्या है, एक पॉलीगन होता है जिसमें होती है 4 एजेस एंड 4 वर्टिसेस। ठीक है, तो ये एक पॉलीगन है जिसमें होती है 4 एजेस और 4 वर्टिसेस। और क्वाड्रिलेटरल काफ़ी टाइप के होते हैं जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम। तो यहाँ पे हमसे बोला गया है क्या, सिंपल क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम सिंपल एक 4 एजेस का और 4 वर्टिसेस का क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, वर्टिसेस है मतलब यहाँ पे ये है एजेस, साइड्स और ये है कोने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप इसको नेम दे दो A, B, C और D। यहाँ बोला गया है कि AB इज पैरेलल टू CD। AB जो है वो CD के पैरेलल है और जो डायगोनल है AC और BD, डायगोनल जो है AC और BD वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, इसे हमने बोल दिया P। अब यहाँ पे आपको कुछ डायमेंशंस दे रखी है। AP कितना है, मतलब AP जो ये है, एक मिनट, जो ये AP है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है K plus 1। जो BP है मतलब ये कितना है K plus 3। जो CP है मतलब ये चीज़, ये कितना है आपका K minus 2। और जो DP है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है K minus 1। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर होता है परपेंडिकुलर इस तरीके से। तो इसीलिए जो डायगोनल्स के जो साइड्स होते हैं मतलब AP अपॉन में BC इज इक्वल टू BP अपॉन में PD होता है। तो ये हमेशा क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप यहाँ पे K की वैल्यू को निकाल सकते हो। मैंने आपसे बोला AP अपॉन में जो PC है वो इक्वल होगा BP अपॉन में PD के। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से हम K की वैल्यू को इवैल्यूएट कर लेंगे। तो AP की वैल्यू कितनी है K plus 1 और PC की वैल्यू कितनी है K minus 2।
इसके बाद यहाँ पे BP की वैल्यू कितनी है K+3 और PD बोलो या फिर DP बोलो, इसकी वैल्यू कितनी है K-1। तो यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा K+1 और K-1, मतलब A+B और A-B कितना होता है A² - B²। तो ये हो गया A² - B² विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे K+3 को मल्टीप्लाई कर देंगे K-2 के साथ। तो K+3 को मल्टीप्लाई किया हमने K-2 के साथ। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। A+B A-B कितना होता है A² - B², तो K² - 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे करती हूँ मैं वैल्यूएट, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा K² - 1 इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा K² माइनस में हो जाएगा 2K प्लस में हो जाएगा 3K और यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 6। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे K² से K² कट गया, ये हो गया -1 इक्वल टू -2K प्लस 3K माइनस का 6। तो ये हो गया -1, 6 यहाँ भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये हो गया यहाँ पर K, -2K प्लस 3K इज K। तो यहाँ पे 5 हमें मिल गया इसकी वैल्यू। इट मीन्स K की वैल्यू कितनी है 5 है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। तो आपको बस इसे यूज़ करना है क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स जो होते हैं वो 90 पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसीलिए जो डायगोनल्स है उनका जो साइड्स हैं डायगोनल्स की वो क्या होती है आपस में उनका रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसको आपको यूज़ करके K की वैल्यू को निकाल लेना है। बहुत ही आसान था ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। ये वाला क्वेश्चन भी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से ही पूछा गया है। देखो, प्लेसेस A and B आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 96 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखो यहाँ पर A और B दो प्लेस है जो एक दूसरे से 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर बना लेते हैं A और यहाँ बना लेते हैं B पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, टोटल 96 किलोमीटर का यहाँ पर डिस्टेंस है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम प्लेस ए अ कार एंड फ्रॉम प्लेस बी अ टू व्हीलर स्टार्ट मूविंग टुगेदर। तो यहाँ बोला गया है कि ए पॉइंट से एक कार को स्टार्ट करना है और बी पॉइंट से एक टू व्हीलर को स्टार्ट करना है। इफ़ द कार एंड द टू व्हीलर ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर कार और टू व्हीलर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे विद डिफरेंट स्पीड तो वो मिलेंगे 6 घंटे के बाद। तो यहाँ पर देखो जो हमारा ए पॉइंट है, यहाँ से हमने एक कार को स्टार्ट कर दिया इस तरीके से, और यहाँ बी पॉइंट पे हमने एक टू व्हीलर मतलब एक स्कूटर को स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए टू व्हीलर को यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ बोला गया है कि जो टू व्हीलर है और जो कार है वो सेम डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड के साथ ट्रैवल करेंगे। तो टू व्हीलर कार के डायरेक्शन में ही चलेगा। तो अगर कार चल रही है इस तरीके से तो टू व्हीलर भी इस तरीके से ही चलेगा। तो अगर दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो वो मिलेंगे 6 घंटे के बाद। तो 6 घंटे के बाद ये आपस में जाके यहाँ पर कहीं पर मीट कर जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ये केस 1 है। यहाँ पर इनको 6 आवर लगने वाले हैं केस 1 के अंदर। अब देखो यहाँ पर केस 2 देखते हैं। इफ़ दे वॉक टुवर्ड्स ईच अदर, जब वो एक दूसरे की ओर चलेंगे, दे मीट इन एन आवर एंड हाफ, तो वो 1.5 घंटे में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ कार निकालनी है इन किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे मान लो जो केस 2 है, ये कार ऐसे आ रही है और टू व्हीलर भी ऐसे आ रहा है, तो ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पर जब ये मिलेंगे तो इनको लगेगा 1 घंटा और साथ में आधा घंटा, मतलब 1.5 घंटे में ये पहुँच जाएंगी। 1.5 घंटे में। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने 2 केस बना लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इक्वेशन बनानी है और इसको सॉल्व करना है। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड यूज़ करती हूँ। देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। तो यहाँ बनाएंगे इक्वेशन। तो यहाँ पे भी हमको टाइम दिया हुआ है। तो टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ पे देखो क्या था,
पहले केस में हमने 96 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, लेकिन कार और टू व्हीलर अपोजिट डायरेक्शन में ना होकर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस केस में उनको 6 घंटे लगेंगे एक दूसरे को मीट करने में। तो यहाँ पे हमें रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, तभी इसका आंसर आएगा। तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। रिलेटिव स्पीड, देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे दो केस होते हैं। एक होता है इन सेम डायरेक्शन, और एक होता है इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो अगर आपको ये कंसेप्ट आता है तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो यहां पर देखो, मान लो दो पर्सन है ए एंड बी और इनकी स्पीड है एस ए एंड एस बी। तो अगर दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, रिलेटिव स्पीड कैसे कैलकुलेट होगी, तो उस केस में रिलेटिव स्पीड होगी इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस। और अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में ना जाकर डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब ये जा रहा है ऐसे और जो बी है वो आ रहा है इस तरीके से, मतलब इनके डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, डिफरेंट डायरेक्शन है। तो इस केस में जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, इन दोनों को ऐड करने पर निकाली जाएगी। तो ये कंसेप्ट अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। याद कर लीजिए, अगर सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड माइनस होती है, और अगर डिफरेंट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में केस 1 था कि हमने 96 किलोमीटर को ट्रैवल किया है जब S1 और S2 सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि जो हमारा कार है और जो टू व्हीलर है, तो कार की स्पीड को मान लेते हैं S1 और टू व्हीलर की स्पीड को मान लेते हैं S2। अब देखो यहाँ पर 96 किलोमीटर है और S1 और S2 जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो मतलब यहाँ पर S1 माइनस S2 करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो कार की स्पीड है वो टू व्हीलर से ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैंने S1 माइनस S2 किया है। ठीक है, S1 बड़ा होगा S2 से। अब देखो यहाँ पर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हमारा टाइम है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और यहाँ पे टाइम कितना है, 6 घंटे, है ना। यहाँ पर 6 घंटे लगेंगे जब वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा 6। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारी ये है कि 96 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। अब यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे हो जाएगा S1 प्लस में हम करेंगे S2। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाया है और यहाँ पे हमको लगेंगे 1.5 घंटा, मतलब 1/2। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो ये हो जाएगा 96 अपॉन में S1 माइनस S2 इक्वल टू 6, एंड ये हो जाएगा 96 अपॉन में S1 प्लस में S2। इसको और सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2, ये हो जाएगा 3/2। अब यहाँ से हम इसे इक्वेट करेंगे, 96 यहाँ भी 96 यहाँ भी है, इसको सेम बना लेते हैं। तो ये बन जाएगा 6 S1 माइनस S2 इक्वल टू 96, और ये बन जाएगा 3 S1 प्लस में S2 इक्वल्स टू 96, और यहाँ पे अपॉन में 2 भी रहेगा इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 96 है, यहाँ भी 96 है, इन दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 6 S1 माइनस में S2 इक्वल टू 3 में S1 प्लस में S2 अपॉन में हो गया 2। तो यहाँ से ऐसे काट लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया। यहाँ पे इसे हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 4, तो हो जाएगा 4 S1 माइनस में 4 S2 इक्वल्स टू S1 प्लस में हो गया S2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम
S1 को ले आते हैं इस साइड, तो हो जाएगा 4S1 माइनस S1 इज 3S1 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा S2, ठीक है, और ये जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा प्लस का 4S2, ये हो जाएगा 5S2। तो 3S1 इज इक्वल टू 5S2 हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब हम इस वैल्यू को यूज़ करेंगे और इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर आंसर निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इक्वेशन 1 में पुट कर लेती हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या किया हमने, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं इस वैल्यू को। तो यहाँ पर है 96 अपॉन में S1, तो S1 तो हमें चाहिए बिकॉज हमें कार की स्पीड निकालनी है और कार की स्पीड तो S1 है, तो हम S1 को छोड़ देते हैं, S2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो S1 माइनस S2 है, तो यहाँ पर S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, S2 की वैल्यू आ जाएगी 3S1 बाय में 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3S1 बाय में 5 विच इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 96 अपॉन में 5S1 माइनस में 3S1 बाय में 5 इक्वल टू में 6। तो यहाँ पे इसे और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है, मैं यहाँ कर देती हूँ, देखो इसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसे मैं पहले काट लेती हूँ, ये जाएगा 1 से और 36 जाएगा 6 से। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 16 अपॉन में 5S1 माइनस 3S1 इज 2S1 अपॉन में 5 इक्वल टू, यहाँ हमारा 1 बचा है, तो यहाँ पर आ गया 16 इक्वल टू, यहाँ पे भेज देंगे इसको, तो हो जाएगा 2S1 अपॉन में 5 और फिर से काट लेते हैं 1 से, ये कट जाएगा 8 से। तो यहाँ पर S1 की वैल्यू आ गई 8 5 जा 40। तो इस तरीके से मैंने S1 को कैलकुलेट कर लिया और S1 क्या था, स्पीड ऑफ कार थी यहाँ पर, और S1 हमारा किलोमीटर पर आवर में है, तो यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर इज़ एब्सोल्युटली राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो गया। तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में आपको सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करनी है और अपनी कैलकुलेशंस को इतनी फास्ट करना है कि आप 1 मिनट के अंदर अंदर ही सॉल्व कर लो, ठीक है। हालांकि यहाँ पर आपको 1 से 1.5 मिनट लग सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी DI का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन है DI से। देखो यहाँ पे किस तरीके से आपको क्वेश्चन समझना है। देखो पहले क्या है, इन द पाई चार्ट, तो पाई चार्ट से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। इन द पाई चार्ट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस इज शोन इन डिग्रीज। तो इस पाई चार्ट के अंदर क्या किया गया है, देखो घर बनाने के अंदर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगती है उसको दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखो आप, लोहा कितना लगा, सीमेंट, वेतन, ईंट, प्लम्बर, और यहाँ पे है मिसलीनियस जो हमारा एक्सपेंस होता है वो है। तो ये पूरे पाई चार्ट में जो ये लिखे हुए हैं यहाँ पर 44, 70, 70, 58, 8 और 110, ये सब क्या है, डिग्रीज के अंदर है। यहाँ मेंशन्ड है कि ये सब डिग्री के अंदर मेंशन है। और आप जानते हो कि जो सर्कल होता है वो होता है 360 डिग्री का, ठीक है। सर्कल जो कंप्लीट होता है वो होता है 360 डिग्री का। और यहाँ पे गिवन है, देखो क्वेश्चन में निकालना क्या है, फाइंड द एक्सेस एक्सपेंडिचर ऑन ब्रिक्स रिलेटिव टू द अमाउंट spent on iron when the total cost of manufacture is 2,70,000। तो देखो यहाँ पर, यहाँ बोला गया जो टोटल कॉस्ट है घर बनाने की वो है 2,70,000। तो ये जो वैल्यू है ना, ये इस कंप्लीट सर्कल की है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 360 डिग्री की वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये 360 डिग्री की वैल्यू है यहाँ पे। तो पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको इक्वेट करना है और 1 डिग्री की वैल्यू आपको निकाल लेनी है, ठीक है। ये हम करेंगे बाद में, लेकिन पहले क्वेश्चन में निकालना क्या ये समझो। हमें ये निकालना है कि लोहे पर जो खर्च हुई राशि है वो ईंटों की राशि पर जो खर्च हुई राशि है उससे कितनी कम है, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस कितना है, आप देख पा रहे हो कि जो ईंट है उस पर 58 डिग्री लिखा हुआ है और जो लोहा है उस पर 44 डिग्री लिखा हुआ है। तो जो ईंटों पर खर्चा हुआ है वो लोहे से कितना अतिरिक्त है आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पहले हम 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले देखो यहाँ पे क्या करते हैं, हमें पता है कि जो ईंट है 58 डिग्री की है, ठीक है। ये ब्रिक्स है आपकी, ब्रिक्स, और जो लोहा है मतलब जो आयरन है वो है यहाँ पर
44 डिग्री का। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, ब्रिक्स कितना ज़्यादा है आयरन से, तो यहाँ पे माइनस कर लो, ये हो गया 4, ये हो गया 1, तो 14 डिग्री यहाँ पर आ गया। अगर हमें यहाँ पर 1 डिग्री की वैल्यू मिल जाती है तो मैं 14 डिग्री की वैल्यू फर्दर निकाल सकती हूँ। तो 1 डिग्री कैसे आएगा, तो यहाँ से पहले हम 1 डिग्री की वैल्यू को निकालते हैं। तो देखो यहाँ पहले से इवैल्यूएट कर लेते हैं, मैं यहाँ पे कर लेती हूँ साफ साफ। तो 2,70,000 जो है उसे हम इक्वल करेंगे 360 डिग्री की, ताकि यहाँ से हम 1 डिग्री की वैल्यू निकाल सके। तो इसे यहाँ से काटते हैं, इसे काट लो 3 के टेबल से, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 9 एंड दिस इज़ 1000। इसके बाद 3 4 जो हो गया 12 और ये हो गया 3000। अब इसे काटो, ये हो गया 4 7 जा 28, देन यहाँ पर 4 5 जा 20 और ये 0। तो 1 डिग्री की वैल्यू आ गई 750। अब अगर 1 डिग्री इज इक्वल टू 750 है तो 14 डिग्री कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 14 को 750 से। तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखो 750 10 + 4 इस तरीके से जल्दी मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7500 और यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 और ये 20 का 2 और ये हो गया 28, ये हो गया 30। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10,500। ठीक है, ऐड करोगे अगर आप 7500 में 3000 तो कितना आ जाएगा 10,500 इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर हुआ है ब्रिक्स पे वो आयरन के एक्सपेंडिचर से 10,500 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन के, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी देख लो, ये क्वेश्चन भी डीआई पर बेस्ड है। तो मैंने सेम पेपर के सभी क्वेश्चन लिए हैं, तो आप देख पा रहे हो कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके डीआई से ही आ जा रहे हैं। तो अगर आप डीआई ढंग से कर लेते हैं तो यहाँ पे 3 से 4 नंबर आपके सिक्योर हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी डीआई पर ही बेस्ड है। देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग हिस्टोग्राम शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 37 स्टूडेंट्स in an examination of 10 marks. How many students got less than 6 marks? तो यहाँ पे एक हिस्टोग्राम गिवन है। देखो हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या फ़र्क होता है, हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में फ़र्क ये होता है कि यहाँ पे इसके बीच में गैप नहीं होता है। ठीक है, और ये फ्रिक्वेंसी को दिखाने के लिए यूज़ में लाया जाता है। तो यहाँ बोला गया है कि 37 स्टूडेंट्स ने एक टेस्ट दिया था जो 10 नंबर का टेस्ट था। तो हमने यहाँ पर बनाया हिस्टोग्राम, यहाँ बताना है कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके नंबर 6 नंबर से कम आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो किस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करेंगे। 0 से लेकर 2 तक जो नंबर है वो 2 बच्चों के आए हैं, 2 से लेकर 4 तक जो नंबर है वो 5 बच्चों के आए हैं, और 4 से लेकर 6 तक के जो नंबर है वो 12 बच्चों के आए हैं, 6 से लेकर 8 तक के नंबर जो है वो आए हैं 14 बच्चों के, और 8 से लेकर 10 जो नंबर है वो 4 बच्चों के आए हैं। तो इस तरीके से हिस्टोग्राम यहाँ पर बनाया गया है। तो हमें बताना है कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने 6 नंबर से कम अंक प्राप्त करें। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये भी आएंगे, ये भी आएंगे और 4 से 6 वाले भी आएंगे। तो इट मीन्स हमें यहाँ पर सिंपली ऐड कर देना है 2 प्लस में 5 प्लस में 12। तो ये कितना हो गया 17 और प्लस में 2 हो गया 19। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हिस्टोग्राम को देखना है और यहाँ पे पता लगाना है कि कितने ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 6 नंबर से कम हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास में बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिले होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी कंसेप्ट में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को वहाँ पर क्लियर कर दूँगी। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको सभी PDF मिल जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।